हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले पार्ट में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, व्हेन वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, कब तक थे वो? 73 से लेके 85 तक। was one of many important figure who play a significant role in the expansion of company power। तो कंपनी का पावर का एक्सपांसन करने में वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल था। By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। जब वो पावर में थे वॉरेन हेस्टिंग, तब कंपनी के पास सिर्फ बंगाल में नहीं, बॉम्बे और मद्रास में भी पावर था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश की जो टेरिटरीज थी उन्हें डिवाइड कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिनको वो प्रेसिडेंसीज कहते हैं। टोटल 3 प्रेसिडेंसीज थी। देर वेर 3 प्रेसिडेंसीज, एक थी बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। तीन पे किसका शासन चलता था? गवर्नर का। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। उनके जो हेड होते थे, सुप्रीम हेड, उसे कहते हैं गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। तो वॉरेन हेस्टिंग ने काफ़ी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। रिफॉर्म्स यानी बदलाव। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश। जैसा कि 1772 में एक नया न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश किया गया था। जैसे कि कोर्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट। 2 कोर्ट हुआ करते थे, एक जैसे अभी होते हैं क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को क्या कहते हैं? फौजदारी अदालत। और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। तो ये जो रूल्स थे वो किसके हिसाब से बनाए गए थे? मौलवीज और हिंदू पंडित, मतलब हमारे जो हिंदू लॉज है और मौलवीज लॉ, उनके आधार पे ये जो रूल्स थे वो बनाए गए। द क्रिमिनल कोर्ट्स वे स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। तो जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो किसके अंडर थे? काजी, काजी यानी जज, और मुफ्ती, मुफ्ती यानी एक ज्यूरिस मेंबर जो मुस्लिम का होता है। लेकिन उनके जो किसके सुपरविजन में थे? ये कलेक्टर के सुपरविजन में। The Trial of Warren Hastings, painted by R.G. Pollard। When Warren Hastings went back to England in 1785, जब वॉरेन हेस्टिंग वापस इंग्लैंड चले गए 1785 में, तो एडमंड बुर्क एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो एडमंड ने क्या इल्ज़ाम लगाया हेस्टिंग पे कि उन्होंने सही से शासन नहीं किया बंगाल में। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट। तो उनके ऊपर एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला। प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर्स। टोटल कितने? 7 सालों तक वो चलता रहा। तो ये वॉरेन हेस्टिंग जो है वो अकेले ऐसे जनरल है जिन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different school of Dharmashastra. To bring about uniformity, in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws। तो प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे कि जो ब्राह्मण पंडित थे जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे धर्मशास्त्र के बेस पे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए टोटल 11 पंडित इकट्ठा किए 1775 में, और उन्हें कहा गया एक डाइजेस्ट बनाने के लिए जिसमें सारे हिंदू लॉज लिखे जाए। उसके बाद एन बी हॉल ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एन बी हॉल ने क्या किया, ये जो डाइजेस्ट थी जो इन्होंने बनाई थी 11 पंडित्स ने मिल के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया। बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम वो लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। सेम चीज़ मुस्लिम लॉज के साथ भी हुई 1778 पे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। नई सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। While a court of appeal, the सरदार निजामत अदालत was also set up at कलकत्ता।
और दूसरी एक कोर्ट बनाई गई जो है अपील ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, सरदार निजामत अदालत। कहाँ पे सेटअप हुई? कलकत्ता में। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। तो प्रिंसिपल फिगर कौन थे? कलेक्टर। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि नाम ही कहता है, कलेक्टर की मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। उनका काम क्या था? मेन जॉब क्या थी? कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, रेवेन्यू और टैक्सेस और लॉ को मेंटेन रखें, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज भी पुलिस ऑफिसर ही, हवलदार। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। उनकी जो ऑफिस थी वो क्या बन गई? न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद हम कंपनी आर्मी देखेंगे। द कंपनी आर्मी, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength। तो इनकी जो पावर थी वो पूरी किसके ऊपर थी? मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। जो मुगल की जो आर्मी थी वो किसके ऊपर थी? कैवलरी। कैवलरी यानी सवार्स, ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, घोड़सवार जो होते थे, घोड़सवार, ऐसे सोल्जर जो घोड़े पे होते थे। और इन्फेंट्री, इन्फेंट्री यानी पैदल सोल्जर, मतलब जो फुट सोल्जर्स। दे वेर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, मतलब तीरंदाज। उनको किस चीज़ में ट्रेनिंग दी जाती थी? तीरंदाजी में। एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड और तलवारबाजी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री। तो मुगल आर्मी को क्या लगता था, मुगल स्टेट को, कि उन्हें इन्फेंट्री की, प्रोफेशनल इन्फेंट्री की इतनी ज़रूरत नहीं है। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट एंड लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाई the Mughals with पैदल soldier. A change occurred in the 18th century when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasant in their armies. तो एक नया चेंज आया 18th सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर जो थे, कुछ मुगल रूलर, उन्होंने क्या किया? जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स, उन सबको अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चालू कर दिया एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। द ईस्ट इंडिया कंपनी एडोप्टेड द सेम मेथड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड को एडोप्ट किया। व्हेन इट बिगेन रिक्रूट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब वो खुद की आर्मी बना रहे थे, विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी, जिसे क्या कहते हैं? सिपॉय आर्मी। सिपॉय जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? इंडिया में से, सिपाही पे से, इंडियन वर्ड सिपाही पे से, जिसका मतलब है सोल्जर। एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, the cavalry requirement of the company army declined. This is because the British army was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with musket and matchlock. तो अब चीज़ें चेंज हो रही थी 1820 में। कंपनी की जो फाइट हो रही थी ब्रिटिशर्स थी, वो किसके साथ हो रही थी? बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के साथ, जहाँ के सोल्जर्स के पास क्या था? मस्केट्स और मैचलॉक। तो मस्केट क्या होती है? एक गन होती है, हैवी गन, यहाँ पे दिया हुआ है मस्केट। मस्केट यानी क्या? हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर। जो पैदल सोल्जर होते थे उनके पास एक हैवी गन होती थी जिसे हम मस्केट कहते हैं। और दूसरा होता है मैचलॉक। मैचलॉक भी वैसी एक हैवी टाइप ऑफ गन होती थी। द सोल्जर ऑफ कंपनी, तो गन्स का इन्वेंशन हो गया था उस टाइम पे, इसलिए हॉर्स बैक, वो घुड़सवारी की, गुड सोल्जर जो होते थे उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। द सोल्जर ऑफ कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। तो जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी, नई नई गन का इन्वेंशन हो रहा था, तो कंपनी को क्या करना था? उनके साथ पेस, मतलब उनके साथ चलना था, उन्हें टक्कर देनी थी। एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. तो अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया? एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर चालू किया। सोल्जर्स वेर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। इनको ट्रेनिंग दी जाती थी यूरोपियन स्टाइल में। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन होना ज़रूरी था। Often this created problems in caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कास्ट वास्ट को इग्नोर करना चालू किया, मतलब कोई भी कास्ट वाला को सोल्जर रिक्रूट कर देते थे। तो वहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो कास्ट में बहुत ज़्यादा मानते थे। कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। हमारे लोग ऐसे थे कि वो कास्ट वास्ट को भूल नहीं सकते थे। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज अ सोल्जर एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। क्या वो खुद को सिर्फ एक सोल्जर की तरह मान सकते थे, ना
तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ खुद को एक सोल्जर की तरह नहीं मान सकते थे, हमारे लिए कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. What did the sepoy feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is their sense of who they were. The revolt of 1857 give us a glimpse into the world of the सिपाही. इसकी वजह से क्या हुआ, एक रिवॉल्ट ब्रोक हुआ 1857 में, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. Conclusion. Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. तो एक ट्रेडिंग कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, हमारे ऊपर शासन करने लगी, कॉलोनियल पावर. बहुत सारी टेरिटरी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम एंड टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडिड दिस प्रोसेस. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाई सी. तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी. पहले क्या होता था, इंडिया तक आने के लिए सी थ्रू 6 से 8 महीने लग जाते थे, लेकिन उसके बाद टाइम कम हो गया स्टीम इंजन की इन्वेंशन से. कितना हो गया, 3 हफ्ते तक का हो गया, मतलब टोटल 20-21 दिन. बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल. 1857 के बाद कंपनी हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल करने लगी, मतलब टोटल 63% जो टेरिटरी थी हमारी वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी, और हमारा 78% पॉपुलेशन पे ब्रिटिशर्स का राज था. ऐसा हम मतलब ऐसा मान सकते हैं कि टोटल इंडिया पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था.